नमस्कार दोस्तों, आज जीएसटी का हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई को पढ़ने के लिए हमें जीएसटी का सेक्शन 12, 13 एंड 14 हमें इन सेक्शन को पढ़ना है। और दोस्तों, मैं बिल्कुल सरल भाषा में सभी सेक्शन को बिल्कुल हिंदी नोट्स के साथ आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से पूरा सेक्शन समझ जाएं जीएसटी का 12, 13 एंड 14, जिसमें हम समझने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई। दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई को पढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर राम। मिस्टर राम ने गुड्स सेल किया मिस्टर श्याम को, और मिस्टर श्याम ने ऑर्डर दिया 1 जून को। मिस्टर राम ने गुड्स 4 जून को तैयार कर दिए और 5 जून को इनवॉइस बना दिए। फिर 6 जून को गुड्स को भेज देते हैं और उसके बाद मिस्टर श्याम ने पेमेंट कर देते हैं मिस्टर राम को 10 जून को। यहां हम एक प्रोसेस देख रहे हैं। अब यहां हमें यह पता चल रहा है, यह दिख रहा है कि मिस्टर राम ने सप्लाई किया है मिस्टर श्याम को। लेकिन अब सवाल यह है कि हम एज पर CGST एक्ट टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, जो कि हमें पढ़ना है। किसमें? सेक्शन 12, सेक्शन 13 में जो टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन है। अब आपके सामने हमने इतना डेट 1 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून, 10 जून। अब हम किस डेट को मानेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? जैसे बोल देते हैं 5 जून को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं, तो आप किस तरीके से 5 जून को टाइम ऑफ सप्लाई मान लोगे? क्योंकि जो जीएसटी का एक्ट है, एक्ट के हिसाब से कैसे होगा कि 5 जून टाइम ऑफ सप्लाई है, यह चीज हमें पढ़ना है। आप कोई भी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान रहे हो, जिस डेट को आप टाइम ऑफ सप्लाई मानोगे, फिर यह माना जाएगा कि उसी दिन सप्लाई हुई है और उसी दिन जीएसटी चार्ज किया गया है। उसी दिन आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन माना जाएगा। और अब इसी से रिलेटेड प्रोविजन इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। या तो क्लियर हो गया कि टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है और इसमें हमें पढ़ना क्या है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई के सेक्शन 12, 13 और 14 को पढ़ने से पहले हमें जीएसटी का एक सेक्शन और समझना पड़ेगा। कौन सा सेक्शन? 31। जो जीएसटी का सेक्शन 31 है, यह इनवॉइस का सेक्शन है, लेकिन इसमें हम इसको थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि जब तक हम सेक्शन 31 जो इनवॉइस का सेक्शन है इसको नहीं समझेंगे, तब तक हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए पहले हम 31 को समझेंगे जो इनवॉइस का सेक्शन है, इसके बाद फिर हम टाइम ऑफ सप्लाई पर आ जाएंगे। सेक्शन 31 में हम क्या देखने वाले हैं? ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। सेक्शन 31 की बात कर रहा हूं, और ध्यान देना, मैं यहां अभी सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं। सप्लाई में सिर्फ गुड्स की, सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं। पहले गुड्स को हम समझेंगे, गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई, और इसके बाद हम सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे। मतलब अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उसका इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, ये कौन बताता है हमें? जीएसटी का सेक्शन 31 बताता है। तो इसमें हम देख लेते हैं। मान लीजिए पहला केस हमारा है मूवमेंट ऑफ गुड्स। वह गुड्स है जिसका मूवमेंट हो रहा है, उस केस में हमें कब तक टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए? देखिए, जब सप्लायर गुड्स को अपने पास से डिस्पैच कर रहा हो, उससे पहले या उसी समय इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। मतलब आप किसी को गुड्स भेज रहे हो, मान लीजिए आप गुजरात में हो और गुजरात से गुड्स को ट्रक में लोड करके आप दिल्ली भेज रहे हो, पंजाब भेज रहे हो, हरियाणा भेज रहे हो,
तो जिस समय आप डिस्पैच कर रहे हो ना गुड्स को, या उसी समय आप इनवॉइस बना दो, या डिस्पैच करने से पहले आप इनवॉइस बना दो। किस केस में? मूवमेंट ऑफ गुड्स। और यह कौन सा गुड्स है, किस गुड्स की बात हो रही है? जिसमें मूवमेंट हो रहा है, मतलब वह गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। ठीक है, या तो बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा केस है नो मूवमेंट्स, मतलब कि उस गुड्स का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। कोई इस तरह का गुड्स है जिसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर हम कब तक टैक्स इनवॉइस बना देंगे? मतलब जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, आप किसी मोबाइल शॉप पर गए मार्केट में और वहां आपने 20,000 रुपए का मोबाइल खरीद लिया। तो आप काउंटर पर गए और आपको काउंटर पे ही हाथों हाथ मोबाइल दुकानदार दे देता, आप उसको पेमेंट कर देते हो। तो क्या यहां पर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है? नहीं, गुड्स का मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। जहां पर आप हो वहीं पर आपके हाथ में मोबाइल आ गया। मान लीजिए कोई सामान बेचने वाला आपके घर पर ही आ जाता है, आप कोई गुड्स अपने घर पर ही परचेज कर लेते हो, अपने दरवाजे पर ही परचेज कर लेते हो, तो क्या वहां पर गुड्स का मूवमेंट हुआ? नहीं, गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, डायरेक्ट आपके पास मिल गया। तो उस केस में आपको टैक्स इनवॉइस कब तक बना देना है? कोई इस तरह का गुड्स है जिसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, कब इनवॉइस आप बनाओगे? जब वो गुड्स रिसिपिएंट के पास अवेलेबल हो जाएगा, उसी समय आपको टैक्स इनवॉइस बना देना है। क्लियर? मतलब जैसे आपने कस्टमर को सामान दिया, कस्टमर के पास सामान पहुंच गया, आप उसी समय उसका टैक्स इनवॉइस बना दीजिए। जो केस कौन सा? नो मूवमेंट्स, गुड्स में कोई मूवमेंट्स नहीं है। हमने क्या देख लिया? जब गुड्स का मूवमेंट है तब कब टैक्स इनवॉइस बना देना है, अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं है तब कब टैक्स इनवॉइस बना देना है। ओके, आगे का पॉइंट हम देख लेते हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी यह क्या है? मतलब जहां पर गुड्स की सप्लाई लगातार की जाती है, 12 महीने गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो भैया उस केस में इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। लेकिन कब तक? या तो उसी समय या उससे पहले। मतलब कब? जब सप्लायर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसिपिएंट को दे देते हैं, या उस समय टैक्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, या जब रिसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं। इसमें से जो पहले होगा उसी डेट को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इसको मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। कंटिन्यूअस सप्लाई की एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक गैस है, गैस की सप्लाई आपके घर में आ रही है, जो कि पाइप के द्वारा जो कंटिन्यूअस सप्लाई आ रही है, ये तो कंटिन्यूअस सप्लाई है। अब मान लीजिए जब वह जो सप्लायर है आकर देखता है, आपकी रीडिंग पढ़ता है और एक स्टेटमेंट निकालता है कि आपने यहां से यहां तक की, इस डेट से इस डेट तक की आपने इतना गैस कंज्यूम किया, एक स्टेटमेंट निकालता है, फिर उसी समय वह इनवॉइस भी इशू कर देगा। जैसे मान लीजिए आप कोई कैंटीन चला रहे हो, किसी से गुड्स परचेज कर रहे हो, कैंटीन में भी गुड्स लगता है और लगातार सप्लाई हो रही है, तो आप दोनों के बीच ऐसी डील हुई कि भैया 15 दिन या 20 दिन में हम अपने अकाउंट को सेटल कर लेंगे। तो लगातार गुड्स आपका आ रहा है, लगातार गुड्स की सप्लाई हो रही है। 15 दिन के बाद आपका जो सप्लायर है वह स्टेटमेंट बनाता है कि इतने डेट से इतने डेट तक इतना इतना सामान इतने इतने अमाउंट का गया है। तो जिस दिन वह स्टेटमेंट बना रहा है उसी दिन टैक्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ओके, या स्टेटमेंट इशू करने से पहले अगर आपका रिसिपिएंट आपको पेमेंट कर देता है, तो जिस दिन पेमेंट करेगा उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। मतलब सप्लायर स्टेटमेंट आप अकाउंट रिसिपिएंट को देते हैं, या जब रिसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट देता है, इसमें से जो पहले होगा उसी डेट को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें अक्सर कब इशू होता है? जब सप्लायर स्टेटमेंट आप अकाउंट्स देता है उसी समय टैक्स इनवॉइस इशू हो जाता है। ओके, यह चीज क्लियर हुआ। आगे और कौन सा मैटर है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। मान लीजिए मैं एक सप्लायर हूं और मैंने अपने कस्टमर को, अपने रिसिपिएंट को गुड्स भेजा, सेल नहीं किया है, सेल नहीं हुआ है, मैंने गुड्स को भेजा अप्रूवल के लिए। मेरा कस्टमर गुड्स को देखेगा, अगर उसको पसंद आएगा फिर गुड्स को एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं पसंद आता है फिर वापस आ जाएगा।
तो गुड्स को हमने अप्रूवल बेसिस पर भेजा अपने कस्टमर को, तो भैया इस केस में इनवॉइस कब तक इश्यू होना चाहिए? इस केस में जब रिसिपिएंट ने अप्रूवल दे दिया उसी समय इनवॉइस इशू होना चाहिए। मतलब हमने अप्रूवल के लिए गुड्स को कस्टमर के पास भेजा और कस्टमर ने जब हमें अप्रूवल दे दिया तो इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए उससे पहले। लेकिन गुड्स भेजने की डेट से 6 महीने के अंदर अप्रूवल नहीं दिया तो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मतलब 6 महीने का टाइम है, आपने अप्रूवल के लिए किसी को गुड्स भेजा तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको अप्रूवल देना है। अगर उसने 6 महीने के अंदर अप्रूवल नहीं दिया, 6 महीने का टाइम बीत गया, उसके बाद तुरंत आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मतलब 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। किस केस में? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा, जो जीएसटी का सेक्शन 31 है, जो हमारा इनवॉइस का सेक्शन है, इसमें अगर गुड्स में मूवमेंट है तो कब इशू हो जाना चाहिए इनवॉइस? जब गुड्स डिस्पैच हो रहा है उसी समय या उससे पहले। अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है तो जब वह गुड्स रिसिपिएंट को अवेलेबल हो जाएगा उसी समय इनवॉइस इशू हो जाएगा। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में मान लीजिए सप्लाई ने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसिपिएंट को दिया, अगर वह पहले दिया तो इनवॉइस उसी समय इशू हो जाएगा। अगर सप्लायर रिसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट दिया तो उस समय इनवॉइस इशू हो जाएगा। मतलब इन दोनों में से जो पहले वाली डेट होगी उसी डेट को इनवॉइस इशू हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपने गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे भेजा है तो जब आपका रिसिपिएंट, आपका कस्टमर अप्रूवल दे देगा उसी समय आपको इनवॉइस कर देना होगा। और यह अप्रूवल कब तक आ जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर अंदर। अगर 6 महीने के अंदर अप्रूवल नहीं आता है तो 6 महीने जैसे पूरा होगा, 6 महीने की डेट के बाद आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। दोस्तों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई। और टाइम ऑफ सप्लाई का जो मेन सेक्शन है 12, 13 एंड 14। लेकिन अभी हमने क्या समझा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, इसमें हमें पढ़ना क्या है। और रेफरेंस में हमने सेक्शन 31 को देख लिया, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। मैं अभी गुड्स की बात कर रहा हूं। अब हम स्टार्ट करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई में सर्विस भी आती है, गुड्स भी आता है, लेकिन पहले हम गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, इसके बाद सर्विस पर आएंगे। और इसके लिए गुड्स की सप्लाई किसमें है? सेक्शन 12। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 को पढ़ेंगे। क्योंकि सेक्शन 12 को पढ़ने से पहले, एक्चुअल टाइम ऑफ सप्लाई को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना था सेक्शन 31, जिसमें हमें यह पता होना चाहिए कि कब तक हमें टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, ड्यू डेट ऑफ टैक्स इनवॉइस कौन सा होगा। अब इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई को पढ़ेंगे। दोस्तों मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल हिंदी नोट्स के साथ आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। जीएसटी का कोई भी सेक्शन आपको जरा सा भी कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इस तरीके से पूरा प्रेजेंट करने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई और किसका? सप्लाई ऑफ गुड्स का सेक्शन 12। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।